मामा आप तो बोल रही थी कि मैं कुछ इतना बड़ा करूंगी कि अनाया मेरे और जवार की ज़िंदगी से निकल जाएगी। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। जूनिया अपनी माँ के कमरे में आते ही शुरू हो गई। वो लोग काफ़ी दिन पहले ही अपने घर वापस आ चुके थे। उनका घर शहर में था। क्या हो गया है बेटा? अगर मैंने और तुम्हारी माँ ने कोई वादा किया है तो वो ज़रूर निभाएंगे। तुम रिलैक्स हो जाओ बस। सादिया जो अभी अभी उनके कमरे की तरफ आई थी, जूनिया की बात सुनते ही बोली, वाह, और इस इंतज़ार में मैं बूढ़ी हो जाऊं बेशक। आप लोग बोल दो, कुछ नहीं हो सकता आपसे। जूनिया काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। अच्छा यहाँ बैठो और बात सुनो मेरी। मैं जहाँ तक देख रही हूँ मुझे अनाया जवार में बिल्कुल इंटरेस्ट लेते दिखाई नहीं देती। हाँ वो लेता होगा, जितना मैं जानती हूँ अनाया को। मुझे नहीं लगता कि जैसे जवार ने ज़बरदस्ती रुखसती करवाई है इसकी वजह से अनाया उसे कभी अपनाए, और ना ही उन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी का कोई ताल्लुक नज़र आता है। सादिया जूनिया को बेड पर बिठाते हुए बोली, तो ये तुम्हारा गोल्डन चांस है जवार को अपना बनाने का। तुम जवार को अपनी तरफ राग़िब करो और अनाया के जहन में मैं ये डालूंगी कि तुम जवार के बहुत क्लोज हो। जुनैरा बेगम बोली, ये तो आपने सही बोला। पता नहीं ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। अब आप लोग देखना कि मैं करती क्या हूँ। सादिया मामी, आज मैं हवेली जाऊंगी आपके साथ और हर मुमकिन कोशिश करूंगी उन दोनों को दूर करने की। अब जवार सिर्फ मेरा होगा। जूनिया उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। मैं भी इसका साथ दूंगी। उस अनाया से मुझे भी बहुत से बदले लेने हैं। बचपन में मेरे आगे एक लफ्ज़ नहीं निकलता था और आज इतनी लंबी ज़बान हो गई उसकी कि पता नहीं क्या क्या कुछ सुनाती रहती है मुझे। बस मैं सुलेमान की वजह से खामोश हूँ। सादिया बेगम जहरीले अंदाज में बोली, यार कुछ पता नहीं चला, ना उसका नाम ना उसकी लोकेशन। कुछ समझ नहीं आ रहा। अली जो कि कल का ढूंढ रहा था उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला था। अभी वो सब दोबारा से जवार के कमरे में बैठे परेशान थे। तभी अनाया हाथ में कुछ लिए अंदर आई। मेरे पास बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, अनाया चहकते हुए बोली। वाह मुबारक हो भाई, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्द मैं चाचू बन जाऊँगा। हैदर जवार को गले लगाता खुशी से बोला, जिसे सुनकर जवार और अनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। चुप गधे, हर वक्त मजाक करता रहता है। वो कोई और बात कर रही है। जवार ने उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा। हैदर शर्मिंदा होता सीधा होकर बैठ गया। अच्छा अब मेरी बात सुन। मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे उस शख्स का चेहरा तो क्या, उसके बारे में और भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। अनाया बेड पर उनके साथ बैठी। क्या प्लान है? जवार ने पूछा। मेरे पास एक टैबलेट है हैकिंग वाला, और उसमें एक ऐसी डिवाइस जो इस नंबर रखने वाले का बायोडाटा निकाल सकती है। अनाया अपना टैबलेट ऑन करते हुए बोली, पर भाभी ये सब तो पहले ही मैं करके आया हूँ, पर कुछ पता नहीं चला। अली बोला, हाँ कुछ लोग ज़्यादा ही प्राइवेट कर देते हैं अपने नंबर को कि कोई उसे खोल नहीं सकता, पर मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो किसी की भी प्राइवेसी को तोड़ सकता है। हैदर दरवाज़ा लॉक करो, कोई आ ना जाए। अनाया ने और डिटेल बताई। अच्छा मुझे लैपटॉप दो, अनाया ने जवार को देखकर कहा, जो बहुत ही गौर से अनाया को देख रहा था। पर उसका आज का देखना अनाया को ज़रूर खटका। फिर जवार ने उसे लैपटॉप दिया। अनाया ने उसे अपने टैबलेट के साथ एक वायर से अटैच किया और फिर वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगी। सब गौर से उसे ये सब करता देख रहे। फिर अनाया ने वो नंबर डायल किया। ये सॉफ्टवेयर कुछ डिफरेंट है। इसमें हर उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा जो कुछ तुम सोच भी नहीं सकते। अनाया उंगलियां चलाते हुए बोली। ठीक 5 मिनट बाद अनाया ने लैपटॉप का रुख उन सब की तरफ किया। हैदर उस पर लिखे लफ्ज़ पढ़ने लगा। नाम जलाल खान, लोकेशन पाकिस्तान, लाहौर, घर रिहाइश लंदन। अभी इस वक्त वो लाहौर के किसी पार्क में है। हैदर हैरान सा सब पढ़ रहा था। पर यह सिम इसने तोड़ दी थी, तो ये वो लोकेशन है जो आखिरी थी। अभी मुझे जवार वो दूसरा नंबर दो जो मेरे मोबाइल पर आता है। फिर अनाया ने दूसरा नंबर डायल किया और दोबारा हाथ चलाने लगी। 5 मिनट बाद दोबारा से सबने सुना था। नाम जलाल खान, 7 तस्वीर, लोकेशन पाकिस्तान, खानपुर मतलब 7 वाला गांव, रिहाइश लंदन। अभी उसके पास 2 आदमी खड़े हैं। ये अभी तक की लोकेशन है। मैं वॉइस भी ऑन कर सकती हूँ, पर इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो अभी मेरे पास नहीं है। अनाया ने कहा, वाह भाभी, यू आर ग्रेट। ये जो रात से कुछ नहीं मिल पा रहा था, आपने 10 मिनट में सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। हैदर खुशी से बोला, इसका मतलब वो राहत साईं के पास आया हुआ है और शायद वो इसी बम ब्लास्ट की बात करने आया हो। ये भी हो सकता है वो कुछ और भी करे। अली और हैदर, तुम दोनों ऐसा करो, ये चिप लेकर जाओ और उसकी गाड़ी में किसी भी जगह लगा दो ताकि वो जो कुछ बोले वो हम सब सुन सके। जवार ने जल्दी से कबर्ड में से चिप निकाल कर उसे दी और वो दोनों बाहर की तरफ भागे।
मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। जवार इतना बोलकर बाहर निकल गया। अनाया भी सब बंद करके बाहर मनाल लोगों के पास आन बैठी। अनाया हानि के कमरे में थी। हानि आजकल बहुत चुप चुप रहती थी। वैसे हानि एक बात पूछूं? अनाया खिड़की में खड़ी थी। हाँ पूछो, क्या पूछना है? हानि अपने कपड़े कबर्ड में रखते हुए बोली। तुम हैदर से प्यार करती हो? अनाया ने बिना बात को लंबा खींचते हुए कहा। हानि के हाथ रुक गए। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, हानि हकलाते हुए बोली। किसे बुद्धू बना रही हो, मुझे या खुद को? हानि पास आई। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। हानि ने एक बार फिर बात बदली और शीशे के सामने खड़ी होकर चीज़ें समेटने लगी। अच्छा, तो जब तुम्हारा रिश्ता हुआ था तब तुम खुश क्यों नहीं थी? तुम हैदर को क्यों देखते ही उदास हो जाती हो? और तुम्हारी आंखें हर वक्त क्यों वीरान और नमी से भरपूर रहती हैं? अनाया उसका रुख अपनी तरफ करके बोली। हानि ज़ोर से रोने लगी। मैं क्या करूं? वो तो मुझे नापसंद करता है, हर वक्त लड़ता रहता है। ऐसे में मैं कैसे ये बोल सकती हूँ कि मुझे उस शख्स से शादी नहीं करना? हानि रोते हुए बोली। चुप करो, ऐसे रोने से क्या हो जाएगा? मैं कुछ करती हूँ। पहले तो ये जानना होगा हैदर भी तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। मैं वादा करता हूँ अगर वो भी तुम्हें पसंद करता हुआ तो तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगी। अनाया उसे गले से लगाते हुए बोली। जी सर, जी, अभी तक तो कुछ नहीं पता किसी को। अनाया फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसे अभी पता भी नहीं लगना चाहिए और जल्दी जल्दी काम पूरा करो, कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे से बहुत ही संजीदगी से कहा गया। जी सर, आप टेंशन मत लें, बहुत जल्दी मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँगी। अनाया बालकनी में खड़ी बड़े मोहतात अंदाज में बात कर रही थी। किससे बात कर रही हो? जवार, जो कि अभी अभी अंदर आया था, उसे इस तरीके से बात करता देखकर पूछ बैठा। अनाया ने जल्दी से खुदा हाफिज कहा और उसकी तरफ मुड़ी। किसी से नहीं, वो मैं दुआ से बात कर रही थी। अनाया ने झट से बहाना बनाया। जवार उसकी तरफ बढ़ा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तो ये फजूल सा बहाना मत बनाओ। जवार ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। हद है, क्यों झूठ बोलूँगी? और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूँ तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो कहती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी। झूठ तो तुम बोल रही हो। अगर तुम ना बताना चाहो तो वो और बात है, मैं फोर्स भी नहीं करूँगा तुम्हें। हाँ, जब थोड़ा सा यकीन हो मुझ पर तो बता देना, ये ना हो मुझे कहीं और से पता चले। जवार के लहजे में कुछ तो ऐसा था जो कि अनाया को खटका गया और वो गन लेकर बाहर चला गया। ओ नो, कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? अनाया अपना सर थाम कर बैठ गई। हाँ अली बोलो, जवार ने गाड़ी चलाते हुए कहा। बहुत अच्छी न्यूज़ है, जलाल का एक ख़ास आदमी मैंने और हैदर ने पकड़ रखा है। अभी मैं उसे वहीं लेकर आया हूँ जहाँ सुल्तान बंद है। अली ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। अच्छा मुझे ये बता, वो पकड़ा कैसे गया? जवार ने उसकी बात का जवाब में कहा। वो जो तुमने वॉइस रिकॉर्डर लगाने का कहा था, हम वो लगाने गए तो ये आदमी वहाँ मुझे नज़र आया। बहुत क्लोज लग रहा था जलाल के, तो बस फिर हम दोनों ने इसका पीछा किया और वॉइस रिकॉर्डर की मदद से हमें ये पता चला कि ये बहुत इन्वॉल्व है इन सब कामों में, तो हमने इसे उठा लिया। पर यह पता नहीं चल सका कि किस दिन वो बम लगाने हैं या लगा चुके हैं। तुम जल्दी से आ जाओ, फिर बताओ कि क्या करना है। अली ने सारी कहानी सुनाने के बाद उसे कहा। मैं निकल तो गया हूँ, बस 10 मिनट तक पहुँचता हूँ। जवार ने कहते ही कॉल बंद कर दी। हाँ बताया कुछ इसने? जवार जो कि जल्दी में था आते ही पूछा। नहीं, कोई बकवास नहीं कर रहा। ऐसे लोग अपने मालिक के वफादार कुत्ते होते हैं, मर तो जाते हैं मगर कुछ बताते नहीं। हैदर ने एक लात उस आदमी को मारते हुए कहा। ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो जवार के हाथों से बच जाए। लाओ मेरा स्पेशल हथियार। जवार ने उसे कुर्सी पर बांधते हुए काफ़ी ज़ोर से कहा। सालो, तुम लोग दीमक की तरह मेरे वतन को खा रहे हो, उसे तबाह कर रहे हो और चाहते हो हम लोग कुछ ना करें। तुम सब कीड़ों को मिटाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो 1 मिनट नहीं सोचूंगा। जवार ने गर्मा गर्म पानी उसके मुंह पर मारते हुए कहा। बोल, कहाँ कहाँ लगाए हैं बॉम्ब और किस दिन का प्लान है? अली भी गर्म पानी उसके ऊपर फेंकते हुए बोला। तुम लोगों को क्या लगता है मैं इस तरीके से बता दूंगा? कितने बेवकूफ़ हो तुम लोग। नहीं बताऊंगा, चाहे मार ही डालो मुझे। वो ढिठाई से हंसते हुए बोला। ठीक है, अगर तूने एक एक सवाल का जवाब ना दिया तो एक एक करके हम तुम्हारे जिस्म के सारे हिस्से काट देंगे। जवार के लहजे में चट्टानों सी सख्ती थी। उसने एक उस्तरा लिया और उसके चेहरे पर कट लगाने लगा। बता अब, जलाल ने कहाँ लगाए हैं बॉम्ब? जवार ने पूछा मगर वो कुछ नहीं बोला। जवार ने सुर्ख मिर्चें उसके जख्मों पर लगाईं तो उसकी चीखें बुलंद हो गईं। बोल, जवार अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया। नहीं बताऊंगा, वो मुझे मार देगा। वो और ज़ोर से चिल्लाया। ठीक है, जवार ने कटर उठाया और उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ा हुआ।
बता वरना अभी तेरा गला काट दूंगा। जवार ने वो कटर उसकी गर्दन पर रखा। अली उसके पैरों पर कट लगा रहा था। जब वो कुछ ना बोला तो जवार ने हल्का सा कटर चलाया जिससे उसे लगे कि अभी के अभी वो मरने वाला है, पर उसकी जिल्द से हल्का सा खून निकला। जब ये सब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल पड़ा, बताता हूँ। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। अभी तो उसका टारगेट यही शहर है। वो बोलना शुरू हुआ, मुझे ये बता किस किस जगह उसने प्लांट किया है। अली फौरन बोला। वो चुप रहा तो जवार ने ब्लेड का थोड़ा सा दबाव बढ़ाया। वो फौरन बोल पड़ा, वो उसने लाइफ अस्पताल, गवर्नमेंट कॉलेज और इलियट मार्केट में एक एक बम लगाया हुआ है जो कि अगले 3 घंटों में फटने वाले हैं। उसने सारी जगहों का नाम बता दिया, जिसे सुनकर तीनों ही सुन्न हो गए। जवार ने एक लम्हा ज़ाया ना करते हुए उसकी गर्दन पर ब्लेड चला दी और वहीं वो आदमी मर गया। फिर वो तीनों वहीं से बाहर को भागे। हेलो सर जी, अभी अभी मुझे पता चला कि उसी गैंग का एक बंदा जलाल ने लाइफ अस्पताल, गवर्नमेंट कॉलेज और इलियट मॉल में बम लगाए हुए हैं। उनको फटने में सिर्फ 2 घंटे हैं। जवार ने गाड़ी चलाते हुए सर जावेद को कॉल मिला दी और सारी सिचुएशन बताने लगा। ओह मेरे खुदाया, अभी तुम कहाँ हो? जावेद सर की आवाज़ में वाज़े परेशानी थी। सर मैं अपनी टीम को लेकर वहाँ जा रहा हूँ, आप जल्दी से अस्पताल में आर्मी टीम और बम डिफ्यूज़ करने वाली टीम को भिजवाएं। जवार ने गाड़ी की स्पीड तेज़ करते हुए कहा, तुम लोग पहुंचो, मैं भेजता हूं। जवार सर ने कहकर कॉल बंद कर दी। जवार अपनी टीम वालों को इमरजेंसी मैसेज किया और वहां पर बुला लिया। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना घबरा रहा है। सलमा बेगम बाहर लाउंज में आकर सोफे पर बैठी तो बोली, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अनाया भी उनके पास आन बैठी। पता नहीं क्यों बेटा दिल बैठा जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सलमा बेगम बोली। अरे कुछ नहीं होता, आप ये पानी पिएं। अनाया ने पानी पिलाते हुए कहा और टीवी देखें। अनाया को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो वो भी बाहर आकर वॉक करने लगी। हाँ राहत साईं, ऐसा ही होगा जैसा हमने सोचा है, और ठीक 2 घंटों के बाद तीनों जगह ब्लास्ट होगा और फिर वो खुशी मिलेगी हमें कि बयान करने के काबिल नहीं। जलाल अपने घर राहत साईं के साथ बैठा बहुत खुश था। हाँ, और इसके बाद मैं उस जवार से अपने पोते की मौत का बदला लूँगा। राहत साईं शराब का गिलास पीते हुए बोला। उससे तो मुझे भी बदला लेना है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो सुल्तान नहीं मिल रहा। मुझे लगता है वो भी उसी के पास है। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है हमारे लिए, वो हमारा ख़ास हिस्सेदार है। जलाल बोला। हाँ वो नहीं मिला, खैर छोड़ो, अभी कुछ घंटों के बाद जश्न की तैयारी करो। राहत साईं बोला। वो तो हमने बहुत ख़ास बंदोबस्त किया है, तुम्हारे लिए तो खासकर बहुत बड़ी एटम मंगवाई है। जलाल कमीनी हंसी हंसकर बोला, ये तो बहुत अच्छा किया, अब आएगा रात का मज़ा। राहत साईं हंसा। बस एक दफ़ा इस टीवी पर वो न्यूज़ सुन लूं कि लोग मर रहे हैं। जलाल ने बेज़मीर इंसानों की तरह कहा लगाया। कोई भी न्यूज़ बाहर टीवी पर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। एक दफ़ा हम लोग बम ढूंढकर डिफ्यूज़ कर लें तो फिर न्यूज़ हर जगह चलवा देना। जवार वहाँ खड़े एक न्यूज़ रिपोर्टर को बोला और ख़ुद टीम के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो गया। बम डिफ्यूज़ टीम के साथ साथ जवार और इस शहर का एसपी बम को ढूंढ रहे थे। बाहर हैदर और अली के साथ मिलकर पूरी टीम कॉलेज के बच्चों को बाहर निकाल रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। आर्मी की सारी टीम, पुलिस की सारी टीम पूरे कॉलेज के बाहर फैली हुई थी। जवार और बम डिफ्यूज़र टीम भाग रहे थे। कहीं से भी किसी बम का नामो निशान नहीं मिल रहा था। जवार काफ़ी परेशान था। आधा घंटा गुजर चुका था मगर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। फिर अचानक डस्टबिन के अंदर से एक बॉम्ब मिला। सब लोग अपनी अपनी जगह पर थम गए। बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाले आदमी ने लाल रंग वाली तार को काटना चाहा, तभी जवार बोला, येलो वायर काटो। मैंने कहा येलो वायर काटो। जवार ज़ोर से चिल्लाया तो उस आदमी ने येलो वायर ही काटी। हर तरफ एक पल के लिए सन्नाटा हो गया और फिर बम डिफ्यूज़ हो गया। सबने सुकून का सांस लिया। जवार बाहर को भागा। इसी तरह सब लाइफ हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। सारा अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा था। यह अस्पताल इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहां हज़ारों की तादाद में मरीज मौजूद थे। सब भागम भाग लगे हुए थे। सायरन अलर्ट हो चुका था। जवार अंदर को भागा, इधर उधर तलाश करने लगा। एक आदमी बॉम्ब तलाश करने वाली मशीन इधर उधर फेर रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे मिलेगा बॉम्ब। इतना बड़ा अस्पताल है और वो भी इतने इंसानों से भरा हुआ। मुझे लगता है कहीं ऐसी जगह पर होगा जो हम सोच भी नहीं सकते, किसी लेडी के बैग में या किसी छोटे बच्चे के खिलौनों में। जवार ने सोचते हुए कहा। 1 घंटा बचा था और अभी तक कुछ नहीं मिला था। जवार ने एक और टीम मॉल में भेज दी थी ताकि कहीं से भी जल्दी से मिल जाए तो वो उसे डिफ्यूज़ कर सकें। जवार चल रहा था कि अचानक मशीन ने बोलना स्टार्ट किया। ये गाड़ियों को पार्क करने वाला गैराज था और अभी जवार जहाँ खड़ा था वो थोड़ी ऊंची और लकड़ी की बनी हुई जगह थी।
छोटे छोटे डब्बे थे। सर डोंट मूव, यहीं पर है बम। बम डिफ्यूज करने वाला आदमी बोला। जवार सीधा खड़ा हो गया। उसने डब्बा खोला और बम बाहर निकाला। भाई, हैदर ये सब देखकर उसकी तरफ भागा। वहीं रुको हैदर, आगे मत आना। जवार ने उसे वहीं रोक दिया। हैदर की आंखों में आंसू थे। अपने जान से प्यारे भाई को इस तरह बम के ऊपर खड़े देखना किसी मिशन से कम नहीं था। हम बम डिफ्यूज करने वाला आदमी अब बम को देख रहा था। ये बम दूसरे बम की निस्बत काफ़ी खतरनाक था। फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर एक वायर काटी। वो वायर ठीक थी, पर अभी तक बम डिफ्यूज नहीं हुआ था। दूर खड़ा एक रिपोर्टर मूवी बना रहा था। जवार के चेहरे पर कोई परेशानी ना थी कि वो उस वक्त मौत से चंद कदम की दूरी पर खड़ा है। जब वो एक और वायर काटने लगा तो जवार ने आंखें बंद कर ली। उसे बंद आंखों के पीछे हर उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया जो उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम थे। उसे बंद आंखों के पीछे हर उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया जो उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम थे। सबसे आखिर में अनाया का चेहरा नज़र आया तो जवार के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और फिर ब्लू वायर काटी गई। एक पल को सबकी धड़कनें बंद हो गई और फिर बम डिफ्यूज़ हो गया। जवार के साथ साथ हज़ारों इंसानों की ज़िंदगी बच गई। जवार नीचे उतरा। हैदर भागकर उसके गले लग गया और रोने लगा। क्या हो गया हैदर? अभी आखिरी बम ढूंढना है, जवार ने उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा। फिर सब तीसरी लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर पहले ही बम डिफ्यूज़ हो चुका था। जी तो नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि शहर में लाइफ अस्पताल, गवर्नमेंट कॉलेज और इलियट मॉल में बम लगाए गए थे जिन्हें अब डिफ्यूज़ कर दिया गया है। हर चैनल पर अब यही न्यूज़ चल रही थी। सलमा बेगम सब सुन रही थी। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता आकर बैठ गए। इन बॉम्ब का पता बताने वाले मेजर जवार शाह थे। रिपोर्टर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सबके सब सुनकर शौक में चले गए। अनाया जो कि अभी अभी अंदर आई थी वो भी हैरान परेशान खड़ी थी। अभी अभी हमारे पास एक क्लिप आई है जिसमें मेजर जवार की बहादुरी का नमूना मौजूद है। फिर स्क्रीन पर वही अस्पताल में बॉम्ब डिफ्यूज़ करने वाली क्लिप चलाई जाने लगी। सलमा बेगम उसे देखकर रोने लगी। अनाया के हाथ कांप रहे थे उसे इस तरह बेखौफ और बिना डर के खड़े देखकर। वो जो कहता था कि मौत से उसे डर नहीं लगता, आज देख भी लिया। अभी हम मेजर जवार से बात करेंगे। जी सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ बॉम्ब है? एक रिपोर्टर बोली। यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उन सब जानों को बचाना था तो इसलिए उसने मुझे वो रास्ता दिखाया। फिर हमने सब ने मिलकर उनको ढूंढा, जवार ने मजबूत लहजे में कहा। ये लोग ये समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं और हम में इतनी ताकत नहीं कि हम इन्हें ढूंढ कर मार ना सके, मगर हकीकत ये है कि सबसे बड़े डरपोक और कमज़ोर यही लोग होते हैं जो हमेशा पीछे से वार करते हैं। मगर मेरा वादा है, मैं इन सब को पकड़ कर ख़त्म करूँगा जो हमारे वतन के पीछे पड़े हुए हैं। जवार अपनी बात बोल रहा था और एक तरफ हैदर खड़ा था। सलमा बेगम और बाकी सब भी नम आंखों से मुस्कुरा दिए। तभी ठाक की आवाज़ गूंजी। ये क्या? गोली सीधी जवार के बाजू को लगी। जवार नीचे बैठ गया और अपनी पिस्टल निकालने लगा। टीवी पर सब कुछ दिखा रहे थे। ये कोई शाम का टाइम था। अभी तक हवेली में सिर्फ सुलेमान साहब और बाकी सब खवातीन ही थी। टीवी के सामने सारी खवातीन बैठी हुई थी। स्क्रीन धुंधली थी। वहीं पर देखा गया कि जवार नीचे बैठ गया। सलमा बेगम की चीख निकल गई और दादी जी बेहोश हो चुकी थी। सब परेशान थे, किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अनाया बार बार जवार के नंबर पर कॉल कर रही थी। भाई हैदर ने जवार को उठाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सारी आर्मी और पुलिस उस इंसान को ढूंढ रही थी जिसने ये घटिया हरकत की थी। जवार का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था। हैदर और अली उसे लिए अस्पताल की जानिब बढ़े। 2 पुलिस की गाड़ियां उनके पीछे थे। जवार तो ठीक तो है ना? अली जो कि उसके साथ पिछली सीट पर बैठा हुआ था जवार की हालत देखकर बोला, जो काफ़ी बिगड़ी हुई थी। हाँ मैं ठीक हूँ, वो दर्द भरी आवाज़ में बोला। अस्पताल के बाहर गाड़ी रुकी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए। अभी वो ICU में था। हैदर और अली परेशान बाहर बैठे हुए थे। हैदर रोने लगा। अरे पागल है तू, देखना थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा, अली ने उसे गले से लगाते हुए कहा। अगर भाई को कुछ हो गया तो हम सब क्या करेंगे? माँ जी का क्या बनेगा? सब पागल हो जाएंगे। अल्लाह मेरे भाई को ज़िंदगी दे, हैदर रोते हुए बोला। कुछ नहीं होगा, वो बहादुर है, हम सब से भी ज़्यादा। जब वो बॉम्ब के ऊपर खड़ा था तब भी वो मुस्कुरा रहा था और उसे इतनी सी चोट लगी है, वो हार नहीं मानेगा, देखना ठीक हो जाएगा, अली उसे समझाते हुए बोला। तभी हैदर के फ़ोन की घंटी बजी। उसने बिना देखे कॉल उठा ली। हैदर, जवार कैसा है? अनाया जो कि गाड़ी के पास खड़ी थी फ़ौरन से पूछ बैठी। ICU में है, हैदर ने रोते हुए कहा। अनाया का हाथ एक पल को कांप गया, मगर फिर उसने अपने आप को संभालते हुए पूछा, कौन से अस्पताल में? अनाया की आवाज़ भी लड़खड़ाई। हैदर ने उसे अस्पताल का नाम बताया। भाभी आप मत आना, जवार भाई बाद में डांटेंगे मुझे, हैदर बोला। अनाया ने उसकी बात सुने बगैर कॉल काट दी।
और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी बाहर रोड पर डाल दी। 1 घंटे बाद जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकला तो वो दोनों डॉक्टर की तरफ बढ़े। आपके पेशेंट के इसी बाजू में मेरे ख्याल में कोई 1 माह पहले भी गोली लग चुकी है, अब दोबारा उसी जगह पर गोली लगी है। पहली गोली छू कर गुजरी थी मगर अब की बार गोली अंदर ही रह गई। हमने ऑपरेशन करके निकाल दिया, अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आधे घंटे तक इन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर ने सारी तफसील से बात बताई और खुद आगे बढ़ गया। शुक्र है अल्लाह का कि भाई ठीक हैं। हैदर अली के गले लग गया। जवार को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और अब वो होश में भी था। जावेद सर भी आ चुके थे। शाबाश ऑफिसर, मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए चुना। आज तुमने हज़ारों लोगों की जान बचाई। वो लोग तो नहीं पकड़े गए जिन्होंने ये सब कुछ किया, मगर मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ लोगे। जावेद सर ने जवार की तारीफ़ करते हुए कहा। इंशाअल्लाह सर, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा और बहुत जल्द उन सबको पकड़ कर ऐसी सज़ा दूंगे कि सारा ज़माना याद रखेगा। जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। हैदर और अली बाहर कुछ खाने के लिए लेने गए थे, तभी अनाया अंदर आई। अस्सलामुअलैकुम अंकल। अनाया ने अंदर जब जावेद सर को देखा तो फ़ौरन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसी हैं आप? उन्होंने अनाया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा जवार, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। उन्होंने इजाज़त मांगी और बाहर निकल गए। अनाया आगे को बढ़ी। कैसे हो अब? उसने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में पूछा। वो उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी कि वो उसके लिए कितनी परेशान है और कैसे 3 घंटों का सफ़र 1.5 घंटे में करके आई है। जिंदा हूँ। जवार इतना बोलकर खामोश हो गया। अनाया कुछ बोलने लगी तो नर्स अंदर आई। इनके इंजेक्शन का टाइम हो गया। वो ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। आप इधर दे, मैं खुद ही लगा लूँगी। अनाया को उसका मुस्कुराते हुए आना और मुसलसल जवार को देखना बहुत बुरा लगा था, तो उसने ट्रे खींच ली। जवार अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे देख रहा था। मैम, ये डॉक्टर या नर्स का ही काम है, वही सही से लगा सकेगा, आप ये कैसे करेंगी? नर्स ने ट्रे वापस लेने की कोशिश की। तुम ना ज़्यादा सियानी मत बनो और जाकर रिपोर्ट्स लेकर आओ सारी, मुझे देखनी है। मैं ये कर लूँगी। अनाया ने उसे जाने का कहा तो वो मुंह बनाकर चली गई। अनाया जवार की तरफ मुड़ी जो कि हंस रहा था। क्या है, दांत क्यों निकाल रहे हो? अनाया इंजेक्शन भरते हुए बोली। ओ मैडम, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं जो तुम ऐसे ही मुझे लगा रही हो। इंजेक्शन है ये, और सिर्फ डॉक्टर ही लगा सकता है, या कोई पेंटर नहीं। जवार उससे इंजेक्शन खींचने लगा जो उसे लगाने वाली थी। तो समझ लो मैं एक डॉक्टर हूँ और चुप कर जाओ। अनाया इंजेक्शन लगाने लगी। जवार हैरान सा उसे देख रहा था। बड़ा शौक है गोलियां खाने का। अनाया दूसरा इंजेक्शन बोतल में लगाते हुए बोली। हाँ, शौक है, वतन के लिए और तुम्हारे लिए। मैं अपनी जान देने को 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, इतना इश्क करता हूँ मैं। जवार मजबूत से लहजे में बोला। अनाया के हाथ एक पल को थम गए। ओह, अब मैं समझा, जो पहली गोली लगी आपको वो भाभी को बचाते हुए लगी। हैदर अली के साथ कमरे में दाखिल होते हुए बोला। हाँ, मुझे ही बचा रहा था, मुझे गोली लगने वाली थी। ये हीरो बन के मेरे सामने आ गया। हीरो बनने का तो इसे वैसे ही बड़ा शौक है, अनाया काटदार लहजे में बोली। और फिर भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। जवार उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहो, खबरदार जो तुम इतने से भी हिले, बहुत बुरा पेश आऊँगी। अनाया उसे वार्निंग देते हुए बोली तो जवार लेट गया। भाभी, आज पहली बार कोई जवार भाई को इस तरह से डांट रहा है, और इन्होंने किसी की सुन भी ली, वरना तो। हैदर ज़ोर से हंसते हुए बोला। अली भी साथ ही हंस दिया। अबे गधे, इतना ना हंस, देखूंगा जब तुम्हारी भी शादी होगी। मत करवाना शादी, बता रहा हूँ, ये बीवियाँ बहुत जालिम होती हैं, शोहर को एक पल का सुकून नहीं लेने देती। जवार ड्रामाई अंदाज में बोला। मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं तुम पर? अनाया अब दोबारा से उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैम, ये ले रिपोर्ट्स। नर्स अंदर आई जवार की सारी रिपोर्ट्स लेकर और अनाया को देकर चली गई। डॉक्टर ने बोला इस बोतल के ख़त्म होने के बाद हम जा सकते हैं। वैसे भी माँ जी का रो रो कर बुरा हाल है। आमना से चुप नहीं हो रही हैं। अब्बा जी को भी मैंने मना किया है आने का। दादी जी का भी बीपी हाई है। हैदर पानी पीते हुए बोला। अच्छा किया उन्हें मना कर दिया, ऐसे अकेले निकलना बिल्कुल महफूज भी नहीं। और तुम बताओ क्या ज़रूरत थी अकेले आने की? जवार अनाया की तरफ देखकर गुस्से से बोला, जो कि बड़े गौर से रिपोर्ट्स देख रही थी। मुझे कुछ नहीं होता और मैं डरती नहीं हूँ अकेले बाहर निकलने से, अनाया बेखौफी से बोली। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे लिए, जवार तुम्हारे पर जोर देते हुए बोला। अनाया जवाब में कुछ बोलने ही वाली थी कि डॉक्टर अंदर आया। जवार की बोतल ख़त्म हुई तो डॉक्टर ने सारा चेकअप किया। आप इनके कंधे को आराम दें, ये इस हाथ से कुछ भी ना उठाएं वरना ज़ख़म बढ़ सकता है, और मेडिसिन टाइम से देते रहें। अगर ये अच्छे से आराम करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
अब आप लोग इनको ले जा सकते हैं। डॉक्टर ने ज़रूरी हिदायत दी और जाने की इजाज़त दे दी। हैदर काउंटर पर ड्यूज क्लियर करने चला गया। जवार उठकर बैठ गया, उसका एक हाथ बंधा हुआ था। अनाया चीज़ें समेट रही थी। फिर वो सब बाहर की तरफ बढ़े। अनाया की गाड़ी में सब बैठे। हैदर ड्राइव कर रहा था और अली उसके साथ आगे बैठा हुआ था। अनाया जवार के साथ पीछे बैठी। आखिर रात को वो सब हवेली में सही सलामत पहुंच ही गए। जवार आहिस्ता से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो सलमा बेगम उससे लिपट कर रोने लगी। क्या हो गया है सलमा? वो इतना अच्छा काम करके आया है, हमारा नाम रोशन किया है, हज़ारों लोगों की जानें बचाई हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। फारूक साहब ने सलमा बेगम को झड़का। भाई आमना जवार के गले लग गई भागकर और रोने लगी। अरे क्या हो गया आप सबको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ा हूँ। और आमना बेटे, मैं एक फ़ौजी हूँ और एक फ़ौजी की बहन होकर इतनी कमज़ोर होना अच्छी बात नहीं। ये देखो अनाया को, वो भी तो है ना मेरी बीवी, क्या वो इस तरह मुझे परेशान कर रही है? जवार ने आमना को चुप करवाते हुए कहा तो वो चुप कर गई। इसे कोई फ़र्क पड़ता होगा तो परेशान होगी ना, वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तो क्या खाक फ़र्क पड़ेगा इसे? जुनैरा बेगम हासदाना अंदाज में बोली। अनाया को बहुत बुरा लगा। फुप्पो, वो मेरी बीवी है तो वो मुझे अच्छे से समझती है और मैं ये अच्छे से समझता हूँ कि कितनी परवाह करती है वो मेरी, और ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आंखें तक पढ़ सकता हूँ मैं। जवार ने अपने अल्फाज से जुनैरा बेगम की बोलती बंद कर दी। हैदर, तुम जवार को कमरे में लेकर जाओ, मैं इसके लिए सूप बना कर लाती हूँ। सलमा बेगम ने जब जवार का गुस्सा देखा तो बात मजीद ना बड़े बहाने से जवार को वहाँ से हटाना चाहा। जवार खुद भी बहुत थका हुआ था। हैदर के साथ ऊपर कमरे में चला गया। जुनैरा बेगम शोला भरी आंखों से अनाया को घूरती दादी के कमरे में चली गई। अनाया उनको इग्नोर करते फ़ोन लेकर बाहर गार्डन में आई। जी सर, मैं बोल रही हूँ, उसे बता देना चाहिए, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा दिन छुपा पाएंगे, उसे मुझ पर शक हो चुका है, इससे बेहतर है कि उसे किसी और से पता चले, मैं खुद ही बता देती हूँ। अनाया झूले पर बैठी किसी से बात कर रही थी। अभी नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, बता देंगे, आगे से जवाब आया। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, ओके, अल्लाह हाफिज़। अनाया ने कॉल बंद कर दी। काफ़ी देर वो वहीं बैठी सोचती रही। अरे तुम यहाँ बैठी और वहाँ पर भाई ने तुम्हें बुलाने के लिए बोला है। मैं पूरी हवेली तुम्हें ढूंढ रही हूँ और मैडम यहाँ बैठी हैं। इतनी सर्दी हो रही है, वैसे भी नवंबर में यहाँ बहुत सर्दी हो जाती है, और तुमने कोई चादर वगैरह भी नहीं ले रखी। हानी उसके पास आकर डांटते हुए बोली। अच्छा मेरी प्यारी बहन, चलो, अनाया उसके गाल खींचते हुए बोली और फिर वो दोनों हंसते हुए अंदर चली गई। अनाया जब कमरे में आई तो सलमा बेगम अपने हाथों से जवार को ज़बरदस्ती सूप पिला रही थी। अनाया अलमारी की तरफ बढ़ गई। माँ जी बस करें और नहीं पीना, अजीब सा टेस्ट है इसका। जवार मुंह बनाकर बोला। क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? अपनी हालत देखो, कितने कमज़ोर हो गए हो। चलो 2 चम्मच तो और पी लो, फिर मैं नहीं पिलाऊंगी। सलमा बेगम ने बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट किया, क्योंकि जवार को सूप बचपन से नापसंद था। अच्छा सिर्फ 2 चम्मच। जवार ने 2 चम्मच ही पिए और फिर सूप पीछे कर दिया। अनाया दूर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर न जाने कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जवार उसी वक्त उसकी तरफ देख रहा था, मगर अनाया ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बहुत ही ज़िद्दी है, अपनी ही मनाएगा। मत पी, और मैं नीचे जा रही हूँ। अनाया बेटे, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं नरगिस के हाथों भेज दूँगी। सलमा बेगम ने सारी चीज़ें समेटते हुए अनाया को हिदायत की और बाहर की जानिब निकल गई। अनाया अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जवार के पास बैठी। बहुत ही गुमसुम लग रही थी। उसने पहली पट्टी उतारी और अब वो बड़े अच्छे तरीके से ज़ख्म को साफ़ कर रही थी। क्या हुआ? जवार ने उसे चुप देखा तो पूछा। कुछ नहीं। अनाया ने ना में सर हिलाया। क्यों रोई? जवार उसकी आंखें देख चुका था। उसका चेहरा ऊपर करके पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब ताई जी को तुम्हारा ख्याल रखते हुए देखा तो मामा की याद आ गई। जब मैं बीमार होती थी तो सारी सारी रात वो उठती रहती थी, कभी शिकवा भी नहीं करती थी। ये माएँ ऐसी क्यों होती हैं? ये चाहती हैं कि अपने बच्चों के सारे का सारा दर्द अपने लिए ले लें। अनाया रोते हुए बोली। क्योंकि वो माँ होती हैं, और माँ का दिल अल्लाह ने बहुत नरम बनाया होता है, और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम खुद माँ बनोगी। सलमा बेगम जो कि चाय लेकर आई थी, अनाया की बातें सुनकर बोली और उसके पास आ गई। ताई जी, मेरी मामा क्यों चली गई? वो क्यों नहीं रही मेरे पास जब मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत? तब वो मेरे पास नहीं थी। दुनिया में कुछ भी चला जाए लेकिन माँ ना जाए। मगर माँ तो नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। इस दुनिया के गंदे लोग जीने नहीं देते। अनाया ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली और सलमा बेगम के गले लग गई। जवार की आंखों में भी आंसू थे। वो उसे खुद से बहुत करीब कर लेना चाहता था, इतना कि कोई गम उसे छू भी ना गुजरे।
ایسے کیوں سوچتی ہے میری بچی؟ میں ہوں نا، میں بھی تمہاری ماں ہی ہوں، اور ایسے نہیں روتے پاگل، چل اب چپ کر جا ورنہ میں ماروں گی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے چپ کرواتے ہوئے دھمکی دی۔ پلیز مارے نا، میں بھی ماں کی پیار بھری مار کھانا چاہتی ہوں، عنایا اسی طرح روتے ہوئے بولی۔ اچھا اگر تو ایسے ہی روتی رہے گی تو میں بات نہیں کروں گی، اور تم تو بہت بہادر ہو، ساری زندگی بہادری سے لڑتی آئی ہو اپنی تکلیفوں سے، تو اب کیسے رو سکتی ہو؟ سلمیٰ بیگم نے اسے پیار سے سمجھایا تو عنایا نے بھی اپنے آپ کو سنبھالا اور ان سے علیحدہ ہوئی۔ اچھا میری بچی، اس نالائق کی پٹی کر، میں فاروق کو دیکھ لوں، ورنہ ابھی ساری حویلی میں شور مچ جائے گا۔ سلمیٰ بیگم اس کے سر پر پیار کرتی باہر چل دی۔ عنایا چپ کر کے دوبارہ زوار کی پٹی کرنے لگی۔ زوار بس اسے دیکھ ہی رہا تھا، بولا کچھ نہیں۔ وہ جلدی جلدی پٹی کر کے اٹھی، اس کی نظروں سے بچتی ہوئی دوبارہ منہ دھونے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ منہ دھو کر باہر نکلی تبھی زونیا کمرے میں آئی۔ او مائی گاڈ زوار، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا اللہ کتنا درد ہو رہا ہوگا۔ وہ آتے ہی بلا جھجک بیڈ پر بیٹھ گئی اور زوار کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ عنایا کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، غصے سے اس کا برا حال تھا۔